कि कैसे इंजीनियरिंग पहले आपने करी, फिर आप टीचर बने और फिर टीचर के बाद आपने जिम खोला, तो क्या रीज़न था और क्या क्या जर्नी रही ऐसी? देखिए, लाइफ के ना हर एक फेज में ना इंसान को बदलना चाहिए। अगर आप एक ही फेज में एक ही कंटिन्यू एक पाथ पे चलते रहोगे तो मेरे हिसाब से आप इतनी ग्रोथ नहीं कर पाओगे। जब मैंने जॉब स्टार्ट करी आफ्टर बीटेक, तो मेरी जो फर्स्ट सैलरी थी, वो सैलरी जिस दिन आई वो मेरा फर्स्ट डे था जिम का। जो मेरे जिम के ओनर थे उनको मैंने जाके बोला कि आप मेरी पूरी सैलरी रख लीजिए बट मुझे फिट कर दीजिए। जो भी मेरी फिटनेस की रुकावट में आता गया मैं उसे साइड करता गया और आज फिलहाल मैं एक सिर्फ फिटनेस लाइन में। तो जैसे हमारी ऑडियंस जो है वो या तो यंग प्रोफेशनल हैं या फिर सारे कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, तो कोई ऐसा सा आप बताइए तरीका जिससे कि वो अपनी हेल्थ को ग्रो कर सके जैसे आपने किया। एक फिटनेस ही एक ऐसी चीज़ है जिसे आप पैसे से नहीं खरीद सकते। इसमें आपको खुद से ही एफर्ट करना पड़ेगा और जितना एफर्ट करोगे उतना ही निखार आएगा आपकी फिटनेस में। फिटनेस एक अंदर से महसूस करने वाली चीज़ होती है। फिटनेस एक ऐसी चीज़ है, आपका लाइफस्टाइल होना चाहिए। जैसे आपके लिए नहाना जरूरी है, ब्रश करना जरूरी है, सोना जरूरी है, इसी तरीके से आपका वर्कआउट करना भी उतना जरूरी है। फिटनेस को लेके जो आज की डेट में इतनी गंदगी फैली है, ये खाने से बॉडी बनेगी, ये लगाने से बॉडी बनेगी, तो मैं उस विचारधारा के खिलाफ हूँ। सोसाइटी के अंदर मैसेज सिर्फ मेरा ये है कि आप क्लीन रह के भी आप बॉडी बना सकते हो, बड़ी अच्छी फिजिक बन सकती है। किसी भी सोशल मीडिया पे चले जाइए, प्लेटफॉर्म पे चले जाइए, आपको सबसे पहले उनकी एडवर्टाइजमेंट भरी पड़ी है, ये वाला प्रोटीन ले लो। एक सामने एक पोस्टर पे बड़ी अच्छी से हैवी सा फिजिक बना हुआ है, इतने बड़े बड़े मसल्स हैं, आप उसको देख रहे हो और उससे इन्फ्लुएंस हो रहे हो कि मुझे भी ऐसी बनानी है। हाँ, तो ये आपका ना सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। आप अगर इन चीज़ों के पीछे भागोगे आप कभी फिट नहीं हो सकते। अब आपने भी देखा होगा, महसूस किया होगा कि मोस्टली जो ट्रेनर्स होते हैं वो खुद फिट नहीं होते। अपना समय निकाल कर जिम में जाते हो और आपको जिम के अंदर एंट्री करते एक पर्सनल ट्रेनर चाहिए। अब उनके पास पैसों की कमी नहीं है बट फिटनेस की कमी है। अब उस फिटनेस को खरीदना चाहते हैं। अब खरीदने के लिए क्या करेंगे कि पर्सनल ट्रेनर हायर करेंगे, वो पर्सनल ट्रेनर उनको डंबल पकड़ाएगा जाके, तब वो डंबल उठाएंगे, उनको पानी की बोतल लाएगा, उनको हवा करेगा। वो आप पैसों से वो सर्विस खरीद रहे हो, वो आप फिटनेस नहीं खरीद रहे। मैंने देखा है BCAA ले ना ले कोई, लेकिन प्रोटीन जरूर लेता है। कैसे कोई व्यक्ति अपने दिन की एक हार्ड वर्क कर रहा है, अगर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहा है, तो कैसे वो प्रोटीन की मात्रा को पूरी करे जिससे उसका मसल बिल्ड करे? अब जैसे हम साइंस के स्टूडेंट हैं तो हमने साइंस में ये पढ़ा भी हुआ है कि हमारी बॉडी के लिए क्या क्या न्यूट्रिएंट्स ज़रूरी होते हैं। तो प्रोटीन बुरी चीज़ नहीं है बट प्रोटीन हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। इतना भी ज़रूरी नहीं है कि आप उसके बिना फिट नहीं हो सकते। और ज़्यादा चाहिए, ज़्यादा आप खाने से कितना खा लोगे, उससे प्रोटीन इनटेक उससे पूरा नहीं होगा उसकी बॉडी के लिए, तो वहाँ पे आप उसे रिकमेंड कर सकते हो। बट अगर प्रोटीन को उसकी लाइफस्टाइल का हिस्सा बनाओ वो गलत है। एक वर्ड है सर, क्रिएटिन। आजकल शौक चढ़ गया लोगों को प्रोटीन वाला ना, अब यूजुअल हो गया है कि जो जिम जाएगा वो प्रोटीन लेगा। अभी हमने उस पर बात कर ली, एक क्रिएटिन वर्ड आ गया, 3 ग्राम डालो 1 गिलास पानी में और फिर मारो जिम, फिर देखो क्या होता है। तो विटामिन भी चाहिए, मिनरल्स भी चाहिए, बहुत सारी चीज़ें चाहिए हमारी बॉडी में, तो उसी में से एक पार्ट है क्रिएटिन। बोन डेंसिटी और मसल स्ट्रेंथ के लिए बहुत ज़रूरी है। 35 to 40 तक जिसकी एज होती है उनको क्रिएटिन की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि उनकी बॉडी नेचुरल अंदर से क्रिएटिन खुद से डेवलप करती है। बट अकॉर्डिंग टू एज, जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है तो हमारे जो न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करने की जो क्षमता होती है, कैपेबिलिटी होती है, वो धीरे धीरे कम हो जाती है। मैंने देखा सर जिम में बहुत बड़ी फोटो हनुमान जी की लगी हुई है। रीजन बीइंग क्या रीजन है कि हर जगह हनुमान जी ही हैं? क्योंकि ताकतवर तो किशन जी भी थे, ताकतवर सारे देव थे, हनुमान जी की क्यों फोटो रहती है? और सबके घर में, जितने भी हमारी ऑडियंस देख रही है, सबके घर में कोई ना कोई ऐसा होगा, पापा मम्मी भाई बहन, कोई तो ऐसा व्यक्ति होगा जो अनफिट होगा। अभी कैसे उनको मना सकते हैं एक्सरसाइज करने के लिए? हेलो एवरीवन, मेरा नाम विनीत मिश्रा है और मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं द ग्रोथ अप पॉडकास्ट पर। आज जो हमारे गेस्ट हैं वो बहुत ही अजीज़ हैं मेरे, और मैं उनको 13 साल से जानता हूं। ये मेरे सर हैं जो मेरे को कॉलेज में पढ़ाया करते थे जब मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहा था, और कैसे वो सर इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाते हुए कैसे उन्होंने अपना जिम खोला, कैसे वो आज की डेट में कई लोगों को फिटनेस सिखाते हैं, करवाते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं उनकी लाइफ को। तो कहीं ना कहीं हम दोनों का भी काफ़ी सारा मिलता जुलता गोल है कि लोगों को फिट बनाना है। तो स्वागत करते हैं ललित दलाल सर का। ललित सर, वेलकम टू द ग्रोथ अप पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच। कैसा लग रहा है सर?
बहुत अच्छा लग रहा है, इतने सालों बाद मैं आपसे मिल रहा हूँ जी। आज, और आपको आज इस स्टेज पे देख के मुझे बड़ी खुशी हो रही है, एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू सो मच। ये 13 साल पुरानी बात है कि जब मैं आपसे लेसन्स लिया करता था, आप हमारे ऑटोमोबाइल के टीचर थे, और काफ़ी सारे डाउट्स थे जो मेरे को आपसे हुआ करते थे, और वो सारे आप क्लियर कर दिया करते थे। वो आज भी कर सकते आज भी कर सकते हैं। तो वो, लेकिन फिर मैंने आपको देखा कि जब मेरा फिर बीटेक में चला गया था मैं, तो बीटेक करते वक्त मैं देख रहा था कि आपने ट्रांसफॉर्म कर दिया अपने आप को, जिम की इंडस्ट्री में ले गए, और आपने खुद भी बॉडी बिल्डिंग तब भी आप करते थे उस टाइम भी, लेकिन उसके बाद आप एक्स्ट्रा लेवल पे लेकर गए, ऊपर लेकर गए उसे, और आपने खुद का जिम खोला। तो सर मैं जानना चाहूँगा कि कैसे इंजीनियरिंग पहले आपने करी, फिर आप टीचर बने, और फिर टीचर के बाद आपने जिम खोला, तो क्या रीज़न था और क्या क्या जर्नी रही ऐसी? देखिए, लाइफ के है ना, हर एक फेज़ में है ना इंसान को बदलना चाहिए। अगर आप एक ही फेज़ में एक ही कंटिन्यू एक पाथ पे चलते रहोगे तो मेरे हिसाब से आप इतनी ग्रोथ नहीं कर पाओगे। ओके। जब मैं इंजीनियरिंग में था, बीटेक में, कॉलेज में, तो मैं काफ़ी स्लिम होता था। तो उस टाइम पे मेरी पर्सनैलिटी भी इतनी अच्छी नहीं थी, तो कई बार मुझे लगता था कि मुझे ग्रूम करना चाहिए, बट कभी एफर्ट नहीं किया उसके लिए। आफ्टर बीटेक मैंने जॉब की, जॉब में इंटरव्यू फेस किया, तो वहाँ भी यही प्रॉब्लम फेस करी कि पर्सनैलिटी ओवरऑल डेवलप नहीं थी मेरी। तो मुझे उस टाइम पे फिटनेस के बारे में समझ में आया कि आपकी फ़िटनेस बड़ी अच्छी होनी चाहिए। अगर आप किसी भी फील्ड में जा रहे हो तो आपकी फ़िटनेस बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो जब मैंने जॉब स्टार्ट करी आफ्टर बीटेक, तो मेरी जो फर्स्ट सैलरी थी, वो सैलरी जिस दिन आई, वो मेरा फर्स्ट डे था जिम का। तब मैंने जिम ज्वाइन किया, और जो मेरे जिम के ओनर थे उनको मैंने जाके बोला कि आप मेरी पूरी सैलरी रख लीजिए, बट मुझे फ़िट कर दीजिए, क्योंकि एक जुनून सवार था। तो तब से मैंने 2010 में मैंने स्टार्ट किया था जिम। उसके बाद फिर मैंने जॉब भी करी, और वो दिन है और आज का दिन है, तब से लगे हुए हैं, और डे बाय डे उसको ग्रो कर रहे हैं, और उम्मीद है कि जब तक सांस चलेंगे, जब तक इसको मेंटेन रखेंगे। तो कॉलेज में जाना कैसे हुआ सर? एक की टीचर बनता हूँ, चलो पढ़ाते हैं लोगों को। कॉलेज में जाना भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। एक्चुअली मैं आफ्टर बीटेक मैंने 6 मंथ जो है गुड़गांव में जॉब करी थी। ठीक है। स्वयं पावर प्लांट लिमिटेड एक कंपनी थी, उसमें मैं एज अ सुपरवाइज़र जॉब करता था। तो बड़ी वो टफ थी, जो कि मेरे फिज़िकल फिटनेस को लेके एक रुकावट बन रही थी, क्योंकि मैं जिम को टाइम नहीं दे पा रहा था। तो उसके बाद फिर मैंने सोचा कि कुछ थोड़ा सा आराम वाली जॉब की जाए। फिर एक वैकेंसी देखी मैंने तुम्हारे कॉलेज में, वहाँ इंटरव्यू दिया, वहाँ मेरा सिलेक्शन हुआ। बस एक वो स्टोरी थी, जहाँ मुझे फिर 9 से 5 की नौकरी मिली, और खुद के लिए टाइम मिला। हाँ, उस टाइम आप जिम एकदम पीक पे उस चल टाइम रही थी। स्टार्टिंग थी मेरी। हाँ हाँ। तो 2010 में ही मैंने, आज डेट भी याद है, 12 जुलाई अच्छा। 2010 मैंने आपका कॉलेज ज्वाइन कॉलेज किया ज्वाइन था, और तब से लेके आज तक मैं रेगुलर जिम कर रहा हूँ। वाओ। और इस दौरान फिर मेरे आई थिंक अराउंड 8 इयर्स मैंने आपके कॉलेज में जॉब करी, और जॉब के बाद फिर जॉब करते करते ही मैंने एक इंस्टीट्यूट खोला था। तो वहाँ पे भी मैं पढ़ाता था, क्लासेस लेता था, बच्चों की पॉलिटेक्निक क्लासेस लेता था। उसके बाद फिर शाम को 10 बजे मैं जिम करने जाता था, 10 से 11 फिर जिम करके घर पे आता था। तो काफ़ी हेक्टिक शेड्यूल हुआ था। फिर मैंने वो जॉब भी स्विच करके, जो भी मेरी फ़िटनेस की रुकावट में आता गया, मैं उसे साइड करता गया, और आज फ़िलहाल मैं एक सिर्फ फ़िटनेस लाइन में हूँ। वाओ। तो जैसे हमारी ऑडियंस जो है वो या तो यंग प्रोफेशनल हैं, या फिर सारे कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, तो कोई ऐसा सा आप बताइए तरीका जिससे कि वो अपनी हेल्थ को ग्रो कर सके, जैसे आपने किया। क्या आसान तरीके हैं, कहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं लोग? क्योंकि आज क्या है कि किसी को लग रहा है मैं बहुत पतला हूँ, किसी को लग रहा है मैं बहुत मोटा हूँ, राइट? और जो जो ठीक दिखता है उसे रहता है कि शेडेड बनूँ या ना बनूँ, सही तो चल रहा है। तो कैसे वो कोई फिटनेस की जर्नी को अपनी स्टार्ट कर सकता है? देखिए, एक फ़िटनेस ही एक ऐसी चीज़ है जिसे आप पैसे से नहीं खरीद सकते। बिल्कुल। ठीक है, इसमें आपको खुद से ही एफ़र्ट करना पड़ेगा, और जितना एफ़र्ट करोगे उतना ही निखार आएगा आपकी फ़िटनेस में, आपकी पर्सनैलिटी में। तो आप इसे किसी से इन्फ्लुएंस होकर, या किसी को कॉपी करके कि भाई मैं वैसी बॉडी बनाऊंगा, मुझे वैसा बनना है, आप कभी ऐसे अचीव नहीं करोगे अपनी अच्छी फ़िटनेस को। फ़िटनेस एक अंदर से महसूस करने वाली चीज़ होती है।
आप कोई भी वर्कआउट करते हो, जब तक आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती तब तक वो आपका वर्कआउट नहीं है। आपको अगर मैं कह दूं कि आपको चेस्ट करना है, 3 सेट लगाने, आपको फील नहीं हुआ तो फ़ायदा क्या है उसका। जब तक आप उसे फील नहीं करोगे तब तक आपको उसका इम्पोर्टेंस नहीं पता लगेगा। तो फिटनेस आप महसूस करने वाली चीज़ है। आपको शीशे में देख के खुद को अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है? अगर आप ग्रो करोगे तभी अच्छा लगेगा। आप एज यूजुअल डेली आप अपने आप को देखोगे सेम दिख रहा है तो कोई आप उसको देखना ही छोड़ दोगे। बट आपको दिख रहा है कि हाँ मेरी प्रोग्रेस हो रही है, तो आप शीशे के सामने 10 बार देखोगे। तो फिटनेस आप महसूस करो। और फिटनेस एक ऐसी चीज़ है, आपका लाइफस्टाइल होना चाहिए। जैसे आपके लिए नहाना ज़रूरी है, ब्रश करना ज़रूरी है, सोना ज़रूरी है, इसी तरीके से आपका वर्कआउट करना भी उतना ज़रूरी है। तो ऐसे अपने लाइफस्टाइल का एक पार्ट बनाओ और उसके बाद देखो आपका जीवन बदल जाएगा। मैंने खुद से महसूस किया है और दुनिया को देखा भी है जिनका जीवन बदला है। तो फिटनेस एक ऐसी चीज़ है, सबको करना चाहिए और इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। जो भी इस लाइन में है उसने इतना मतलब कि इसको फील किया है कि उसके एक्सपेंसिव कितने बचते हैं, आपके मेडिकल एक्सपेंसेस बचते हैं। बिल्कुल। ठीक है, आपके पर्सनैलिटी ग्रो होती है, आप कुछ भी पहनोगे वो अच्छा लगता है। ठीक है, उसमें आपको ब्रांडेड पहनने की भी ज़रूरत नहीं है, आप कोई भी लोकल चीज़ पहनोगे वो भी अच्छी लगेगी। तो फिटनेस के बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो मेरे हिसाब से हर एक यूथ को करना चाहिए। अगर वो जॉब कर रहा है, स्टडी कर रहा है, किसी भी फील्ड में है, वो 1 घंटा अपने आप को दे, कोई बड़ी बात नहीं है। एफर्ट करे, पसीना निकाले तो उसको रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। कुल मिला के बॉडी मूव करती रहनी चाहिए। फिजिकल एक्टिविटी। फिजिकल एक्टिविटी। देखिए हम बचपन में थे जब कितनी सारी गेम्स खेलते थे गलियों में जाके। कभी छुपन छुपाई, ठीक है, पकड़म पकड़ाई, और बहुत सारी फिजिकल एक्टिविटी होती थी, साइकिल चलाते थे। बट आज की डेट में फिजिकल एक्टिविटी नहीं है। और आज की डेट में भी कुछ नहीं हुआ, हम बड़े हो गए हैं। हाँ। हमने अपने आप को ऐसी चीज़ों में इन्वॉल्व कर लिया है कि हम वो चीज़ें भूल गए हैं। भूल गए। तो अगर आपकी फिजिकल एक्टिविटी किसी भी फील्ड में है तो आप फिट हो। और ज़रूरी नहीं कि आपका डंबल उठाने से ही फिट होगे। बिल्कुल। आप अगर आप रेस कर रहे हो, रनिंग कर रहे हो तो रनिंग से ही फिट हो सकते हो। अगर आप किसी स्पोर्ट्स में हो, ठीक है, तो उसमें भी आप फिट हो सकते हो। तो फिजिकल फिटनेस यानी कि आपको पसीना निकालना है अपनी बॉडी से, वो आप किसी भी फील्ड में रह के निकाल सकते हो। वाह। तो क्या होता था कि जब हम छोटे थे तब कुछ ना कुछ खेलते ही रहते थे। चल भाई क्रिकेट खेलने चल रहे हैं, रोज़ जी। सुबह ही जा रहे हैं, रोज़ सुबह पिच घेरनी होती थी। तो 5 बजे जाकर वहाँ पे पिच घेर ली हमने कि चलो भाई फिर बड़े बच्चे आएंगे तो छीनेंगे नहीं हमारी पिच और ये वो। तो भाग दौड़ लगी हुई रहती थी। आज हम अपने शरीर को और संभाल के रखने लग गए। हाँ। थोड़ा ठंडा नहीं पी लेना है, थोड़ा गर्म नहीं पी लेना है। अरे अभी ठंडा पिया है तो गर्म कैसे पी सकते हैं। बचपन में कुछ भी ध्यान नहीं रखते हैं, राइट। बिल्कुल ठीक। और वही जो फ्रीनेस थी ना हमारे अंदर, एकदम फ्री विल थी, तो उस वजह से हम लोग उस टाइम तक फिट थे। लेकिन आज क्या हो गया कि बंद गया है जो टाइमिंग जो है हमारा, सुबह जा रहे हैं ड्यूटी, शाम को आ रहे हैं, घर के काम करे और खत्म, दिन खत्म और सो गए। और सुबह लेट उठते हैं जिससे कि हमें मतलब कंपेंसेट करते हैं पिछले दिन का जो दर्द हुआ। तो उस चक्कर में कहीं ना कहीं वो डिटेरियोरेट होता जा रहा है, जो फिजिकल स्ट्रक्चर है लोगों का मेंटेन नहीं हो रहा है। एक प्रॉब्लम है सर दुनिया में बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, जो कि ओबेसिटी की है। रीजंस क्या हैं उसके और कैसे कम कर सकता है कोई व्यक्ति? देखिए ओबेसिटी की प्रॉब्लम भी आप इसकी फिजिकल एक्टिविटी से जोड़ सकते हो। क्योंकि आपके अगर फिजिकल एक्टिविटी कम हो गया है और आप बेड पे बैठ के अगर खा रहे हो, वो चाहे बाहर का हो चाहे घर का हो, तो कैलोरी आपकी डिपॉजिट होती जा रही है बॉडी के अंदर, वो कैलोरीज आपकी फैट में कन्वर्ट हो जाती है। तो मेन रीज़न आपका ओबेसिटी का फिजिकल एक्टिविटी कम होना है, वो हर एक की लाइफ में है। तो आपके घर के अगर पास पार्क है तो आप वहाँ जाइए, जिम है तो वहाँ जाइए, कोई स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है वहाँ जाइए। अगर आप फिज़िकल एक्टिविटी से जुड़े रहोगे तो आपको ओबेसिटी कभी नहीं आएगी। और आप उसके साथ हेल्दी डाइट लीजिए, बाहर का खाना बंद कीजिए, इससे ओबेसिटी कम हो सकती है। तो ओबेसिटी लोगों ने खुद बना रखी है इसे बीमारी, अदरवाइज़ ये कोई बीमारी नहीं है। मोटे लोग पहले भी होते थे, बट उनकी फ़िज़िकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती थी। तो ओबेसिटी को आप फिज़िकल एक्टिविटी से डायरेक्ट जोड़ सकते हो। अगर आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी कम है तो आपको ओबेसिटी होगी। राइट।
तो कुल मिला के अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि मोटापा बढ़े ही जा रहा है तो वो अपनी फिजिकल एक्टिविटीज़ बढ़ाइए अपने घरों में, अपने दिनचर्या में, राइट सर? वो किसी भी फील्ड में कर सकते हैं, वो रनिंग कर सकते हैं, पार्क जा सकते हैं, जिम जा सकते हैं, किसी भी स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं। ये हमने करी फिजिकल एक्टिविटीज़ की बात। अब आते हैं, एक वर्ड होता है कैलोरी डेफिसिट, एक होता है कैलोरी सरप्लस। तो वो क्या होता है सर, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए। देखिए, कई सोसाइटी के अंदर कई ऐसे मैंने लोग देखे हैं कि जिनको स्ट्रेस होता है तो खाने लग जाते हैं। किसी को अगर कोई टीवी देख रहा है तो स्नैक्स खा रहा है। तो कैलोरी सरप्लस का मतलब ये है कि आपकी बॉडी का जो इनटेक है आप उससे ज़्यादा ले रहे हो, तो वो आपका सरप्लस है। अगर आपकी बॉडी का इनटेक है उससे आप 500 कैलोरीज कम ले रहे हो तो वो आपका कैलोरी डेफिसिट है। अब दोनों में क्या है, एक बॉर्डर लाइन है, इस बॉर्डर लाइन से ऊपर जाओगे तो आपका मोटापा आएगा, इस बॉर्डर से नीचे आओगे तो आपका वेट रिड्यूस होगा। तो हमें हमेशा अपना वेट को एक बैलेंस फॉर्म में रखना चाहिए। वेट बुरी चीज़ नहीं होती, फैट बुरी चीज़ होती है। वेट हमेशा अच्छा होता है। वेट को अगर आप बैलेंस करके रखोगे तो एक हाइट के अकॉर्डिंग एक बॉडी के अंदर उतना वेट होना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। और आपकी बॉडी के अंदर जितना कम फैट होगा उतने ही आप ज़्यादा फिट होगे। फैट जितना कम हो उतना अच्छा है। उतना अच्छा है। तो फैट को अवॉइड करने के लिए फिजिकल एक्टिविटी के अलावा क्या चीज़ें हम कर सकते हैं? अपने डाइट में सुधार कर सकते हैं हम, जिसके अंदर फैट कम है वो वाली डाइट ले सकते हैं। तो एक अच्छी एक बैलेंस डाइट अगर आप लोगे, अच्छे न्यूट्रिएंट्स लोगे तो आप हमेशा फिट रहोगे। अब अच्छे न्यूट्रिएंट्स किस में होते हैं? बहुत सारे ऑप्शन है, वेज में भी है, नॉन वेज में भी है। वैसे आई एम अ प्योर वेजिटेरियन, मैं मना नहीं कर रहा, वेज वालों के लिए भी बहुत सारे ऑप्शन है और नॉन वेज वालों के लिए बहुत सारे ऑप्शन है। तो आप एक हेल्दी डाइट लीजिए। सर एक चीज़ है, जो आज नॉर्मल खाना जो हुआ करता था उसको हमने डाइट वर्ड दे दिया है, तो इस पे अग्री नहीं करते हैं आपकी? एक नॉर्मल क्लीन फूड को हमने अब बोल दिया। अब अगर मैं साफ फूड खाने लग जाऊं, सब्जियां खाने लग जाऊं और कच्ची सब्जियां जैसे कि अपना खीरा, गाजर, मूली, ये सब खाने लग जाऊं तो इसे डाइट कहने लग गए। नहीं, बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ। डाइट इज़ अ फैंसी वर्ड। हाँ, डाइट फैंसी वर्ड है। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ और मैं अगर मैं ये कहूँ कि मैं काले चने और मूंग की दाल खाता हूँ तो आप उसको डाइट कहोगे। हाँ, डाइट कहते हैं कि स्प्राउट्स खा रहा है, ये बंदा डाइट पे है। तो हालांकि खाना वही है। हम बचपन में भी काले चने मूंग की दाल ये खाते थे। सही तो ये इन्हीं का फैंसी वर्ड डाइट है। अदरवाइज कुछ अलग से स्पेशल कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि ये डाइट खाने से मैं मोटा हो जाऊंगा, इससे पतला हो जाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं है। जो हम खाना खाते थे घर पे वही डाइट है हमारी। आप उसको कितना हेल्दी कर रहे हो, कितने अच्छे तरीके आप रोटी खा रहे हो। अब आपके सामने रोटी रखी है, 2 रोटी है, एक कटोरी सब्जी है, तो खाना वो भी है। और अगर मैं उसके साथ एक प्लेट में खीरा काट के रख दूं, सैलेड रख दूं, तो डाइट हो जाए। बट हाँ, ये है कि आपको अगर जितना रॉ फॉर्म में आप चीज़ों को कंज्यूम करोगे उतना अच्छा है। उसी को क्लीन फूड कहते हैं, उसी को क्लीन और हेल्दी फूड कहते हैं। जितना कम ऑयल हो, जितना कम ऑयल, जितना रॉ, जितना टेस्टलेस। आजकल लोग टेस्ट के पीछे ही भागते हैं। टेस्ट के पीछे। तो टेस्ट अगर आप फिट रहना है तो आपको टेस्ट को भूलना पड़ेगा। वही अगला क्वेश्चन मेरा होने वाला था कि आजकल जो मार्केट में पिज़्ज़ा, बर्गर और इतनी सारी चीज़ें जो उपलब्ध हो गई हैं, फ्रेंच फ्राइज, सबसे ज़्यादा कैलोरीज, चिप्स, राइट, और इजी टू एक्सेस है। सबसे दिक्कत है इजी टू एक्सेस है, तो वो मतलब परेशान कर रहा है लोगों की अपनी हेल्थ को मेंटेन रखने में। तो इसमें पेरेंट्स का क्या रोल है बच्चों के लिए? क्योंकि आजकल देखते हैं कि वो थोड़ा सा रोया नहीं, बच्चा ले बेटा चिप्स खा ले, चलो आज पिज़्ज़ा खाने चलेंगे। मतलब क्यों नहीं ऐसी अच्छा खाना खाने जाएंगे कि पिज़्ज़ा खाने चलते हैं चलो। देखिए, पेरेंट्स का बहुत मेजर रोल है अगर देखा जाए तो। अगर कोई पेरेंट्स अपनी फिटनेस को प्रायोरिटी रखते हैं, कोई भी पेरेंट्स हो, से मैं भी हूँ, आप भी हो, नहीं तो, मैं नहीं हूँ इन फ्यूचर आप होगे, ठीक है। तो पेरेंट्स के लिए ये ध्यान रखने वाली बात है, अगर वो अपने फिटनेस को प्रायोरिटी रखते हैं और उनकी लाइफ में अगर फिटनेस एक बहुत बड़ी चीज़ है उनके लिए, तो वो अपने बच्चों को भी वैसा ही गाइड करेंगे। वो अपने बच्चों को अवॉइड करेंगे कि वो मेरा बेटा बाहर जाके पिज़्ज़ा खाए, बर्गर खाए, तो वो कहेंगे बेटा जूस पी, बेटा ये खा। तो वो बच्चे को वैसा ही रिकमेंड करेंगे, वैसा ही उसका लाइफस्टाइल बनाने की कोशिश करेंगे जैसा खुद का है। बिल्कुल। और वो घर के किचन के अंदर भी वही बनाएंगे
जो उनकी हेल्थ को बेनिफिट करे, ना कि बच्चे की अकॉर्डिंग उसके फ्रेंच फ्राइज या बर्गर या वो डिमांड्स पूरी करे। तो मेरे अकॉर्डिंग पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल है, और बच्चों को आज की डेट में समझाना चाहिए इन चीज़ों के बारे में कि आपको पिज़्ज़ा खाने से ये डिसएडवांटेज है और ये खाने से ये एडवांटेज है, तो उनको डिफरेंस बताना चाहिए और उनसे भी फिजिकल एक्टिविटी कुछ ना कुछ करवानी चाहिए। स्पोर्ट्स एक्टिविटी आप बच्चे का, जैसे समर वेकेशन है तो किसी भी स्पोर्ट्स फील्ड में आप स्विमिंग करवा सकते हो, डांस क्लास करवा सकते हो, जुम्बा क्लास करवा सकते हो, बहुत सारी ताइक्वांडो करवा सकते हो। बिल्कुल। तो ये चीज़ें आप करवाइए, उनकी बच्चों की डाइट अच्छी रखिए, किचन को क्लीन रखिए, तो आप हमेशा बच्चे भी फैमिली फिट रहेगी पूरी। बिल्कुल। अपने सर जिम के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए कि क्या क्या सेक्शन है उसमें, क्योंकि मैंने देखा योगा सेक्शंस भी हैं उसमें। देखिए, एडवांस योगा के कुछ करवाते हैं आप चीजें? हाँ, मैं एक्चुअली मेरा जिम जहाँ पर है ना, वहाँ पर बहुत सारे जिम है। अच्छा। और बहुत तगड़ा कंपटीशन है वहाँ पे। अच्छा। तो मेरा जो फिलॉसफी है वहाँ पे जिम चलाने की, वो बिल्कुल डिफरेंट है। ओके। पहली बात तो मैं उस कंपटीशन का हिस्सा नहीं हूँ। ठीक है। और जो जितने भी मेरे आसपास जो जिम है वो सारे, मतलब कि जैसे कि एडवर्टाइजमेंट, सोशल मीडिया, और मतलब बहुत तरह के इनवाइट्स देते हैं क्लाइंट्स को, बट मैं किसी को इनवाइट नहीं देता। किसी को अगर आना है तो मोस्ट वेलकम, अगर नहीं आना तो मैं कभी एडवर्टाइजमेंट वगैरह को प्रेफर नहीं करता। ठीक है। क्योंकि मेरा मानना है कि अगर आप माउथ टू माउथ पब्लिसिटी होती है वो बेस्ट होती है, वर्ड ऑफ माउथ। हाँ। तो जिम के अंदर मैंने अपने अकॉर्डिंग जो मैं वर्कआउट करता हूँ और जो मैं फील करता हूँ, तो उसके अकॉर्डिंग ही इक्विपमेंट्स लेके आता हूँ। अच्छा। और वही इक्विपमेंट्स यूज़ करता हूँ और वो करवाता हूँ। जैसे कि मैंने योगा किसी से सीखी नहीं है। ना मैंने कोई क्लास ली है, ना मैंने कभी कोई सीखा है, बट हाँ, योगा मैंने फील किया है। और जो मैंने फील किया है वहाँ करके, वो मैं अपने मेंबर्स को करवाते हैं। और एक और मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि मैं अपने जिम के अंदर कभी किसी की पर्सनल ट्रेनिंग नहीं लेता। अच्छा। मोस्टली जिम के अंदर आपको अगर एंटर करोगे तो आपके पीछे लग जाते हैं कि भाई आप पर्सनल ट्रेनिंग लीजिए, सप्लीमेंट्स लीजिए। ना मैं सप्लीमेंट्स रिकमेंड करता किसी को, और ना मैं किसी को पर्सनल ट्रेनिंग रिकमेंड करता। आप आइए, आप मेरे शेड्यूल पे, मेरे टाइमिंग पे आ सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। नहीं आ सकते तो आपको मैं जो गाइड करूँगा, आई थिंक वो आपके पीटी से भी अच्छा होगा। ओके। तो मेरी फिलॉसफी थोड़ी अलग है। तो अभी सिंगल हैंडेडली आप, आई एम नॉट अ मनी माइंडेड पर्सन। मेरा बस सोसाइटी के अंदर सिर्फ ये है कि एक फिटनेस को लेके, जो आज की डेट में इतनी गंदगी फैली हुई है कि ये खाने से बॉडी बनेगी, ये लगाने से बॉडी बनेगी, तो मैं उस विचारधारा के खिलाफ हूँ। और सोसाइटी के अंदर मैसेज सिर्फ मेरा ये है कि आप क्लीन रह के भी आप बॉडी बना सकते हो, बड़ी अच्छी फिजिक बन सकती है। आपकी मेन जो इसमें मैटर करती है वो आपकी कंसिस्टेंसी है। अगर आप रेगुलर जिम जा रहे हो, अच्छा खाना खा रहे हो, अच्छे डिसिप्लिन में अपनी बॉडी को रख रहे हो, तो आप फिट हो। नेक्स्ट क्वेश्चन। नहीं, अच्छा है सर, बिल्कुल आपने सही बात बोली है कि सब लोग पहले तो नहीं हुआ करती थी ये सप्लीमेंट्स जो थे पहले के ज़माने में, फिर भी लेकिन आपको बॉडीज दिखेंगी, फोटोज़ दिखेंगी, आपको इमेजेस, स्कल्पचर ऐसे दिखेंगे जिसमें उनकी इतनी धांसू वाली बॉडी बनी थी जो आज भी नहीं बना पाते लोग, चाह कर भी। राइट। पॉइंट वाली एक्सरसाइजेस करके भी वैसे वाले डेवलप नहीं कर पाते मसल्स जैसी पहले ऑटोमेटिकली हुआ करती थी, नॉर्मल एक्सरसाइज करके, शरीर दिन भर का काम करके। देखिए, लास्ट 10 ईयर्स में, हालांकि मैं तो 15 ईयर्स से हूँ, 10 साल में जो मैंने फिटनेस इंडस्ट्री के अंदर सबसे बड़े चेंजेस देखे, वो मेरे अकॉर्डिंग ये है कि आप जो है, एक तो जो आपको दिख रहा है आप उससे इन्फ्लुएंस हो रहे हो। ठीक है, अब दिख क्या रहा है हमें? आपको सबसे पहले दिख रहे हैं सप्लीमेंट्स। आप किसी भी सोशल मीडिया पे चले जाइए, प्लेटफॉर्म पे चले जाइए, आपको सबसे पहले उनकी एडवर्टाइजमेंट भरी पड़ी है। ये वाला प्रोटीन ले लो, ये वाला प्रोटीन अच्छा है, या ये आपका प्री वर्कआउट है, या जो भी है सप्लीमेंट्स, आपको हर जगह वो एडवर्टाइजमेंट दिखेगा। बिल्कुल। दूसरा आपका इसमें है कि आप एक सामने एक पोस्टर पे बड़ी अच्छी सी एक हैवी सा फिजिक बना हुआ है, उसके इतने बड़े बड़े मसल्स हैं, आप उसको देख रहे हो और उससे इन्फ्लुएंस हो रहे हो कि मुझे भी ऐसी बनानी है। हाँ। तो ये आपका ना सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। आप अगर इन चीज़ों के पीछे भागोगे आप कभी फिट नहीं हो सकते, अकॉर्डिंग टू मी। उसमें मेन जो ड्रॉबैक ये होता है कि आप हमेशा उनको देख के गलत डायरेक्शन में जाओगे।
सही डायरेक्शन में ही जाओगे, क्योंकि सही डायरेक्शन वाला रास्ता थोड़ा टफ भी है, लंबा भी है, और वो वाला शॉर्टकट है, और उसके बहुत सारे डिसएडवांटेजेस, साइड इफेक्ट्स हैं, बिल्कुल, जिसमें बंदों की जान भी गई है। मेरे कई ऐसे मैंने जो मेरे सराउंडिंग्स में थे, उनका मैंने जो उनका हश्र भी देखा है ऐसा। तो इसीलिए मैं ये कहता हूँ कि अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हो और आपके अंदर थोड़ा पेशेंस है, तो आप हमेशा के लिए इसको फिट रह सकते हो, आप हमेशा इसको बैलेंस कर सकते हो, अपनी लाइफ को बड़ा अच्छा लाइफस्टाइल कर सकते हो इसको। तो सप्लीमेंट्स के ऊपर डिपेंड रहना ज़रूरी नहीं है। आज से 10 साल पहले जब मैंने 15 साल पहले जब मैंने स्टार्ट किया, तो हमें पता भी नहीं था कि प्रोटीन क्या होता है। आपको शायद याद हो, उस टाइम पे एंडोरा मास आता था। हाँ, वो डब्बा ले ले डब्बा। एक केमिस्ट की शॉप पे एंडोरा मास सबसे पहला। तो जो मैंने अपनी लाइफ में जब से मैं पैदा हूँ, तो सबसे पहला सप्लीमेंट अगर मैंने सुना है तो एंडोरा मास, जो कि शायद मुझे याद भी है 800 रुपये का डब्बा केमिस्ट की शॉप पे मिलता था वो। तो उस टाइम पे प्रोटीन वगैरह कुछ पता ही नहीं था क्या होता था। 2 महीने छुट्टियां होती थी स्कूल की, तो जिम चले जाते थे। आसपास में जिम भी बहुत कम होते थे, और 200-300 रुपये फीस होती थी। तो तब मैंने स्टार्ट किया था, और तब में और आज में ये फ़र्क है कि उस टाइम पे ना हमें सप्लीमेंट्स होते थे, ना कुछ स्टेरॉइड्स होते थे, और ना कोई ऐसे पीटी पर्सनल ट्रेनिंग का कुछ सिस्टम था, जिम जाओ बस। और ना कुछ ऐसा ये था कि आपके पास सर्टिफाइड ट्रेनर होना चाहिए। कोई इस चीज़ का भी नहीं पता था कि इस फील्ड में कोई सर्टिफिकेट भी होता है। वो तो खुद बॉडी बना लेते थे। बट उस टाइम पे जो जिम में वर्कआउट करते थे बच्चे, और उस टाइम पे जो फिटनेस होती थी वो उनकी नेचुरल होती थी, वो उनकी डाइट से होती थी, खाने से होती थी। दूध, दही, घर का खाना, वो लंबे चौड़े, उनका अच्छा वेट करना। तो अकॉर्डिंग टू मी वो फिटनेस ज़्यादा अच्छी है। और बट अभी रिसेंटली मैंने देखा जगह जगह तो इंस्टीट्यूट खुले हुए हैं आपके, ये सर्टिफाइड ट्रेनर, कि आप यहाँ से सर्टिफिकेशन लो, जॉब की 100% गारंटी। ट्रेनर। तो अब आपने भी देखा होगा, महसूस किया होगा कि मोस्टली जो ट्रेनर्स होते हैं वो खुद फिट नहीं होते, बट उन्हें सर्टिफिकेशन कोर्स कर रखा होता है। और वो बड़े बड़े जिम्स के अंदर वो पर्सनल ट्रेनिंग ले रहे हैं और पैसा कमा रहे हैं, कोई पैसे वाला काम। तो वो कोई आपको अच्छी सलाह नहीं देंगे। वो उनका माइंडसेट सिर्फ पैसा कमाने का है। वो आपसे अगर बात कर रहे हैं तो वो बात करने का भी पैसा है। तो उनका माइंडसेट ये है। बट आपको आज की डेट में इतना समझदार होना पड़ेगा कि आपकी फिटनेस के लिए आपके लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। तो इतने लोगों को जागरूक होना चाहिए, और जो जागरूक है वो कर भी रहे हैं, और जो नहीं है वो आज भी पीटी ले रहे हैं, और वो कभी मेरे ख्याल से फिट हो भी नहीं पाएंगे, क्योंकि वो सब कुछ सप्लीमेंट्स पे डिपेंड हो जाएंगे। उनका माइंडसेट जहाँ करनी है वो नहीं करेंगे। अच्छा, मैंने एक कंसेप्ट और देखा कि जैसे जो बड़े जिम्स होते हैं, जैसे हमारे वहाँ सबसे बड़ा एरिया द्वारका है। अब द्वारका में बड़े बड़े जिम्स हैं, एनी टाइम फिटनेस है, RK फिटनेस है, बहुत सारे बड़े जिम्स हैं, वेलनेस है। तो वहाँ पे क्या होता है कि आप अपना समय निकाल कर जिम में जाते हो, और आपको जिम के अंदर एंट्री करते एक पर्सनल ट्रेनर चाहिए। अब उनके पास पैसों की कमी नहीं है, बट फिटनेस की कमी है। अब उस फिटनेस को खरीदना चाहते हैं। अब खरीदने के लिए क्या करेंगे कि पर्सनल ट्रेनर हायर करेंगे, वो पर्सनल ट्रेनर उनको डंबल पकड़ाएगा जाके, तब वो डंबल उठाएंगे, उनको पानी की बोतल लाएगा, उनको हवा करेगा। तो वो जो चीज़ें हैं वो आप पैसों से वो सर्विस खरीद रहे हो, वो आप फिटनेस नहीं खरीद रहे। तो फिटनेस के लिए तो खुद ही मेहनत करनी पड़ेगी। आपको डंबल भी खुद उठाना पड़ेगा, डंबल रिएक्ट भी करना पड़ेगा, आपको रनिंग भी करनी पड़ेगी, आपको हर तरीके से एफर्ट करना पड़ेगा, अपनी बॉडी में से स्वेट निकालना पड़ेगा, तब आपको। तो इन्हीं उसूलों के साथ आप अपना जिम चलाते हैं, सब कुछ अपना खुद ही करो भाई, जो करना है। आज तक मैं अपने उसूलों पे कायम हूँ। बहुतों ने मुझे कहा कि आप ये काम करो, आप ये काम करो, आप पर्सनल ट्रेनिंग लो, आप सप्लीमेंट से डील करो, आप ये करो। बट जो मेरे अकॉर्डिंग गलत है वो गलत है, और मैं अपने उसूलों पे आज भी कायम हूँ और हमेशा रहूँगा। ये मेरा मतलब एक तरह से संकल्प लगा लो, हमेशा रहूँगा। मैं 2 पैसे कम कमा लूँगा, बट मैं एक अच्छा लाइफस्टाइल दूंगा और रखूँगा अपना। ग्रेट, अच्छा है सर। इसी मुहिम के साथ मैंने भी अपना योगा, जो मेरा स्टूडियो चलता है, तो वहाँ भी यही चीज़ें हैं। मैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी कराता हूँ साथ में, क्योंकि वो ज़रूरी है। मसल बिल्ड करना भी उतना ही ज़रूरी है जितना स्ट्रेचेबिलिटी है, राइट, स्ट्रेंथ गेन करना।
तो अब सप्लीमेंट्स की बात आती है, तो यहाँ पे बेसिकली मैंने देखा है BCAA ले ना ले कोई, लेकिन प्रोटीन जरूर लेता है। तो उसका क्या आप कहना चाहेंगे? और मैं ब्रांड की रिकमेंडेशन नहीं मांगूंगा, बट मैं पूछूंगा कि क्या ये सही में जरूरी है, और क्या जो वेजिटेरियन लोग हैं वो कहते हैं कि हमारे प्रोटीन की नहीं कमी पूरी नहीं हो पा रही। तो ये दोनों चीज़ कवर करेंगे इस क्वेश्चन में हम, कि कैसे कोई व्यक्ति अपने दिन की एक हार्ड वर्क कर रहा है, अगर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहा है, तो कैसे वो प्रोटीन की मात्रा को पूरी करे जिससे उसका मसल बिल्ड करे हो, और उसमें प्रोटीन अलग से पाउडर लेने का क्या रोल है? देखिए, प्रोटीन एक ऐसा सोर्स है, अब जैसे हम साइंस के स्टूडेंट हैं तो हमने साइंस में ये पढ़ा भी हुआ है कि हमारी बॉडी के लिए क्या क्या न्यूट्रिएंट्स ज़रूरी होते हैं। ठीक है, मेडिकल फील्ड में भी ये क्वेश्चन आता है। तो प्रोटीन बुरी चीज़ नहीं है, बट प्रोटीन हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। अब हमारी सोसाइटी में लो लेवल से लेके हाई लेवल तक के बच्चे हैं, यूथ हैं, और जिसमें जो प्रोटीन का बजट है वो हर किसी का नहीं होता। बट प्रोटीन इतना भी ज़रूरी नहीं है कि आप उसके बिना फिट नहीं हो सकते। हाँ, प्रोटीन एक तरह से आपका मेडिसिन का काम कर सकता है, जहाँ पे जैसे कि आप अंडर वेट हो, आपको अपना वेट गेन करना है, आपको अपना फ्रेम बनाना है, तो ऑब्वियसली बात है आपकी बॉडी को ज़्यादा चाहिए, और ज़्यादा चाहिए, ज़्यादा आप खाने से कितना खा लोगे, उससे प्रोटीन इनटेक उससे पूरा नहीं होगा उसकी बॉडी के लिए, तो वहाँ पे आप उसे रिकमेंड कर सकते हो। बट अगर प्रोटीन को उसकी लाइफस्टाइल का हिस्सा बनाओ, वो गलत है। आप अगर प्रोटीन के ऊपर डिपेंड हो जाओ कि मुझे हर महीने का 5-10 हज़ार रुपये का प्रोटीन खाना है, तो वो कब तक खाओगे आप, कब तक निभाओगे उसको? आप अगर फिटनेस करते रहे आप बुढ़ापे तक, तो क्या आप सारी उम्र प्रोटीन खाओगे? तो ये साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट भी है। कई लोगों को लगता है कि मैं प्रोटीन खाऊंगा तो तगड़ा होऊंगा, अदरवाइज़ मेरी बॉडी बनेगी नहीं। तो इस साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट से निकलना बहुत ज़रूरी है। और मेरा मानना ये है कि प्रोटीन का जो कंसेप्ट है, ये वेस्टर्न कल्चर ने जो है, हमारे जो मार्केट है, इंडियन मार्केट, इसको एक तरह से इतना हाईजैक कर लिया है कि यहाँ पे 90% लोगों को लगता है कि प्रोटीन से ही बॉडी बनती है। ऐसा मेरा माइंडसेट भी था। मैं अपना अगर बात करूँ तो स्टार्टिंग में मैंने भी प्रोटीन बहुत सारे खाए, अलग अलग ब्रांड्स के अच्छे अच्छे। जब मैं जॉब करता था, जब मेरे पास बजट होता था, तो मैं प्रोटीन्स खाता था। बट एक दिन मैंने बैठ के सोचा कि यार अगर मैं प्रोटीन ना खाऊं तो क्या होगा। जब मैं फिट हो चुका था, अच्छी वो फिजिक था मेरा, तो मगर ना खाऊं तो क्या होगा, लेट्स ट्राई। मैंने उसको बंद किया, और 2-3 महीने मैंने रेगुलर वर्कआउट एज इट इज़ मेरा चला। हाँ, मैंने थोड़ा डाइट में ज़रूर इम्प्रूव किया। तो उसमें इम्प्रूव करने के बाद मेरे अंदर नो चेंज। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि यार ये तो मेरा पीछा छूट गया इससे, तो कि जो मेरा हर महीने का जितना खर्चा था, हाँ, अब वो मैं इसमें रॉ खाना खा रहा हूँ, और मेरा बहुत सस्ता पड़ रहा है। बिल्कुल क्लीन हो गया। तो उसके बाद मैंने प्रोटीन कभी नहीं खाया, और आज मेरे को 3 साल हो चुके हैं ना मैं प्रोटीन खाता, कोई सप्लीमेंट नहीं खाता, और आपके सामने हूँ। वाह, दैट्स ब्यूटीफुल सर। ये एक नई चीज़ पता चली मुझे कि मतलब ऐसा नहीं है कि प्रोटीन बंद कर दोगे तुम या फिर नहीं खाओगे तो बॉडी नहीं बन सकती। देखिए, ये है ना, ये हमारे माइंड में ना फीड कर रखा है। हाँ, और इस साइकोलॉजी से निकलने में ना आपको बहुत समय लग सकता है अगर आप प्रोटीन खा रहे हो तो। क्योंकि आप सडनली अगर प्रोटीन छोड़ोगे, कोई भी ग्रोइंग स्टेज में है बच्चा और वो प्रोटीन खा रहा है, अभी उसकी बॉडी उतनी डेवलप नहीं हुई है, अभी उसके मसल इतने मैच्योर नहीं हुए हैं कि वो प्रोटीन छोड़ दे, और वो छोड़ दे मेरे कहने से, और उसकी बॉडी में इफेक्ट पड़ेगा क्योंकि वो रेगुलर इतनी डाइट नहीं ले पाएगा। बट अगर उसकी मसल मैच्योर है, उसका माइंड मैच्योर है, और वो उस चीज़ से निकलने के लिए रेडी है, और अगर अपनी डाइट के अकॉर्डिंग वो अच्छे से फॉलो कर रहा है रॉ फूड में, और नेचुरल डाइट अगर वो ले रहा है, उसका इंटेक बढ़ा रहा है, तो 101% उसके में कोई चेंज नहीं आएगा। थोड़ा थोड़ा कम भी कर सकता है उधर, रॉ फूड बढ़ा के, और इसको धीरे धीरे कम कर देगा। एक स्कूप नहीं, हाफ स्कूप ले लेगा, फिर करेगा, 1/4 ले लेगा। हाँ, वाह। एक वर्ड है सर, क्रिएटिन। आजकल शौक चढ़ गया लोगों को प्रोटीन वाला ना, अब यूजुअल हो गया है कि जो जिम जाएगा वो प्रोटीन लेगा। अभी हमने उस पर बात कर ली। एक क्रिएटिन वर्ड आ गया, 3 ग्राम डालो 1 गिलास पानी में और फिर मारो जिम, फिर देखो क्या होता है। तो उसका थोड़ा सा इफेक्ट मुझे पॉजिटिव नेगेटिव दोनों जरा बता दीजिए। देखिए, क्रिएटिन और प्रोटीन एक तरह से ऐसे सप्लीमेंट है जो हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है। ओके,
ठीक है, जैसे हमारी बॉडी को फैट भी चाहिए होता है, हमारी बॉडी को प्रोटीन भी चाहिए होता है, हमारी बॉडी को क्रिएटिन भी चाहिए होता है, कार्ब्स भी चाहिए होता है, फाइबर, विटामिन भी चाहिए, मिनरल्स भी चाहिए, बहुत सारी चीज़ें चाहिए हमारी बॉडी को। तो उसी में से एक पार्ट है क्रिएटिन, जो हमारी बोन डेंसिटी और मसल स्ट्रेंथ के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है। अकॉर्डिंग टू एज, एक एज के अकॉर्डिंग अगर आप बात करें तो आई थिंक 35 to 40 तक जिसकी एज होती है उनको क्रिएटिन की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि उनकी बॉडी नेचुरल अंदर से क्रिएटिन खुद से डेवलप करती है। ओके। बट अकॉर्डिंग टू एज, जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है तो हमारे जो न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करने की जो क्षमता होती है, कैपेबिलिटी होती है, वो धीरे धीरे कम हो जाती है। तो जैसे हमने हेल्दी खाना खाया, हेल्दी डाइट ली, बट उसमें से न्यूट्रिएंट्स अगर बॉडी एब्जॉर्ब ही नहीं करेगी तो फिर उसका जो खाना है वो वेस्ट जाएगा, वेस्ट जा रहा है। ओके। तो वो हमारी एब्जॉर्प्शन जो कैपेसिटी होती है वो अकॉर्डिंग टू एज कम हो जाती है। ठीक है। तो एक एज के बाद अगर आप ये सारी चीज़ें लेते हो, क्रिएटिन आपके लिए ज़रूरी हो जाता है और विटामिन आपके लिए ज़रूरी हो जाते हैं, क्योंकि जैसे कई लोगों में विटामिन डी, मल्टीविटामिन ले सकते हो आप, और B12, इनकी डेफिशिएंसी मोस्टली सबको है आज की डेट में। हाँ, विटामिन डी और B12 लगभग सबका कम आता है। तो आप एक एज के बाद ये सारी चीज़ें ले सकते हो, उसमें कोई बुराई नहीं है, आपकी अच्छी चीज़ है। क्रिएटिन जो है आपकी मसल स्ट्रेंथ बढ़ाता है, आपकी बोन डेंसिटी बढ़ाता है, तो आप ले सकते हो। जैसे डॉक्टर अंकल कैल्शियम की गोली देते हैं, हाँ, एक एज के बाद कि भाई अब जरूरी है। अगर आपका कोई फ्रैक्चर हो जाता है बॉडी के अंदर तो डॉक्टर सबसे पहले कैल्शियम रिकमेंड करता है। क्यों करता है? क्योंकि आपकी बोन के लिए वो ज़रूरी है। तो इसलिए आप क्रिएटिन और प्रोटीन आप जो है एक बॉडी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से लो तो ठीक है। अदरवाइज आप एक स्पेशल पर्पस की मुझे बॉडी बनना है, वैसा दिखना है, और उसके लिए आप वो कर रहे हो तो वो गलत है। वाह, काफ़ी सारे पर्सपेक्टिव नए मिले हैं सर, थैंक यू सो मच। और अब मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा जो कि आपके पर्सनल रिलेटेड है, कि क्या कभी ऐसा लाइफ में हुआ है जिस टाइम बहुत सेल्फ डाउट हो रहा हो कि यार मुझसे ये चीज़ हो पाएगी या नहीं, मैं स्टार्ट तो कर रहा हूँ, जिम ही स्टार्ट करना था, आई नो इट टेक्स अ लॉट ऑफ प्राइमरी इन्वेस्टमेंट, राइट? सो वो चीज़ कैसे कि भाई लगेगा अच्छा खासा पैसा लगेगा, विल आई बी एबल टू डू इट और नॉट? सो इस तरह के सेल्फ डाउट आए तो उस टाइम कैसे आपने कंक्वेयर करके अपनी फिर भी चलते रहे? तो देखिए, मैंने ज़िंदगी में ना बहुत बड़े बड़े स्टेप लिए हैं और बिना सोचे समझे लिए। ओके। जिसमें कि मेरी फैमिली वाले काफ़ी रेजिस्ट भी करते हैं। हाँ, रेजिस्ट भी किया उन्होंने, और एक प्रेशर भी डेवलप किया मेरे माइंड में कि भाई ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, बीटेक कर रखा है, मैंने एमटेक भी किया हुआ है, हाँ, तो आप ये फील्ड छोड़ के इस फील्ड में जाओगे। बिल्कुल। तो एक प्रेशर डेवलप किया, बट मैंने आई थिंक मेरी पर्सनैलिटी स्टार्टिंग से ऐसी रही है कि मैंने कभी कोई भी स्टेप लेने से पहले कुछ सोचा नहीं है। मैं हमेशा ये सोचता देखी जाएगी। तो एजुकेशन फील्ड से मैं एकदम से इसमें फिटनेस लाइन में आया, तो मेरे को तो खुशी हुई थी कि मैं इस लाइन में आ रहा हूँ, मुझे अच्छा टाइम मिल रहा है, क्योंकि मुझे उसके जो एडवांटेजेस थी फिटनेस की वो बहुत पहले दिख गई थी कि हाँ ये मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। तो इसलिए मैं स्विच करके आ गया था, इसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई ना, कभी ऐसा स्ट्रेस हुआ कि भाई मेरा फाइनेंशियल इनकम मेरी कम हो जाएगी या मेरी ऐसी कुछ दिक्कतें आएंगी कि जिसको मैं झेल नहीं पाऊंगा, तो कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ। हाँ, बाद में मेरी फैमिली का बड़ा अच्छा सपोर्ट रहा और आज तक है कि उन्होंने मुझे बाद में जब मैं इस लाइन में आया तो बहुत सपोर्ट किया है और आज भी करते हैं। मैंने देखा सर जिम में बहुत बड़ी फोटो हनुमान जी की लगी हुई है। रीजन बीइंग, क्या रीजन है कि हर जगह हनुमान जी ही हैं? क्योंकि ताकतवर तो किशन जी भी थे, ताकतवर सारे देव थे, हनुमान जी की क्यों फोटो रहती है जिम से? देखिए, ये भी एक है ना, देखा जाए तो साइकोलॉजिकल वो है कि ये वैसे मैं एथिस्ट हूँ। हाँ। तो अच्छा। हाँ, और मैं थोड़ा आस्थावादी भी कम हूँ, बट मैंने अपने जिम की स्टेयर्स पे हनुमान जी का बहुत बड़ा एक पोस्टर लगा रखा है जी। उससे उसका एक रीज़न ये है कि जैसे आपने कहीं भी हनुमान जी की फ़ोटो देखी है, हाँ, तो वो हमेशा एक बॉडी बिल्डर के रूप में दिखा रखी है। हाँ। जो हम छोटे थे, हनुमान जी गदा रखते थे और एक वो सिंपल सी फोटो थी, बट उसको कन्वर्ट करके अब आज की डेट में वो बॉडी बिल्डर टाइप की हो गई। तो आप किसी ऐसी जगह पे जा रहे हो जहाँ पे आपको मेहनत करनी है अपनी बॉडी के लिए, और आप उस मेहनत के जब करने जाते हो तो आपको सामने एक ऐसा पोस्टर दिखता है कि जहाँ से भैया आपको एक मोटिवेशन मिलता है, इंस्पिरेशन मिलती है,
और मतलब एक पावर सी महसूस होती है आपको वहाँ हाँ से। हाँ हाँ। तो एक पॉजिटिविटी आती है उससे माइंड में कि यार जय बजरंग बली। कई बार हम क्या करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, कोई चीज़ उठती हाँ नहीं, हम वेट लिफ्ट तो करते भगवान का हैं नाम तो मुंह से लेके। निकलते जय बजरंग बली। हाँ। तो एक पावरफुल सोर्स हो सकता है वो लोगों के लिए। तो एक साइकोलॉजिकल है ये कि आपको वहाँ से कुछ ना कुछ मोटिवेशन मिलता है। अच्छा। तो मेरा मानना ये है। ओके ठीक है। तो जिस तरह से आर्नोल्ड और जे कटलर लगे हुए रहते हैं। हाँ, आप उनका भी लगा सकते हो फोटो। उनका भी लगा वो सकते हर हैं। एक की अलग अलग प्रायोरिटी होती है Right, वो। ये तो कई लोग अपनी लगाते हैं, जो कई लोग अपनी मिस्टर लगाते हैं। दिल्ली मिस्टर इंडिया सब रह चुके होते हैं, वो सब अपनी भी लगा लेते हैं। मैंने आज जैसे तक अपने जिम में अपनी फोटो नहीं अपनी रखी। फोटो नहीं लगाई। ठीक है सर। जैसे मेरी माता जी हैं, वो अब 50 साल की हो रही हैं, थायराइड भी उनको, वेट गेन हो रखा है उनका। मैं कहता हूँ उनको कि आप एक्सरसाइज करो, सुबह मेरे साथ जुड़ो, मैं ऑनलाइन सेशन लेता हूँ, करो। वो कहती है घर के काम है। अब तो घर पे भी कोई नहीं रहता, मेरे पापा जी बाहर रहते हैं, मेरा छोटा भाई भी बाहर ही रहता है। लेकिन एक्सक्यूज है ये। तो कैसे कोई व्यक्ति है जो कि मोटा है, ओबीस है, जिसको उनको अपनी पड़ी है नहीं पड़ी है, लेकिन हमें उनकी पड़ी है, और सबके घर में, जितने भी हमारी ऑडियंस देख रही है, सबके घर में कोई ना कोई ऐसा होगा, पापा मम्मी भाई बहन, कोई तो ऐसा व्यक्ति होगा जो अनफिट होगा अभी। कैसे उनको मना सकते हैं एक्सरसाइज करने के लिए? यार ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। एक्चुअली क्या है कि मेरी मदर भी जो है अबाउ 60 है, और अच्छा। उनको भी कुछ जैसे नीज की प्रॉब्लम है। हाँ। तो अकॉर्डिंग टू एज मतलब हो ही जाता है एक हो ही एज के जाता है। बाद। बिल्कुल। तो वो उस उम्र में आके शायद उनका माइंडसेट ये हो जाता है कि भाई हमने अपना लाइफ का जो मेन हिस्सा है वो जी चुके हैं, और एक एक्साइटमेंट की कमी लगती है उनकी लाइफ में हाँ कि हाँ कुछ हाँ। नया कुछ हो। तो बड़ी स्मूथली उन्होंने लाइफ जी, और अब भी जो एज है उनका बॉडी अलाउ नहीं कर रही अब एक्साइटमेंट के लिए। तो उसके लिए थोड़ा सा ना, मैं एक्सक्यूज़ नहीं कहूँगा इसको कि उनका एक्सक्यूज़ है, उनकी आई थिंक बॉडी ही अलाउ नहीं कर रही कि वो जाके वो करें। हाँ, अगर वो थोड़ा सा हिम्मत दिखा के, थोड़ा ब्रेव होके अगर वो बाहर निकले और थोड़ा सा वर्कआउट करने की थोड़ा कोशिश वॉक कर करें, लें। वॉक से स्टार्ट करें, तो उनको मनाना भी, कन्विंस करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है इस एज में ना। तो ये जो आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हो मैं भी कर रहा हूँ। अच्छा। ये फिटनेस वाले जो लोग हैं, वो सबके घर में कोई ना कोई ऐसा है जिसको नहीं मना पा रहे हैं कि जाओ आप वॉकिंग पे। ये एक बहुत बड़ी कि माता जी अब शुरू करो। उनके एड़ी में दर्द हो रहा है, पंजों में दर्द हो रहा है, बोलती है मैं चल ही नहीं पा रही तो दर्द। अब उनको दर्द इसलिए हो रहा है क्योंकि वो चलती नहीं है, और चलती नहीं है तो इसीलिए दर्द हो रहा है। राउंड बन गया। अभी मैं एक रिसेंटली एग्जांपल देता हूँ। मेरी मदर का ना अभी बैठे बैठे यहाँ पे एक वो नस चढ़ जाती है जो कहते हैं ना, उस तरीके से हुआ। तो वो उनकी नीज के अंदर मूवमेंट नहीं आ रही। तो 2 दिन बड़ी दिक्कत हुई। मैंने कहा कि डॉक्टर के पास लेके चलता हूँ। फिर वो डॉक्टर के पास लेके गए। उन्होंने उसको बता दिया कि ये ऑपरेशन होगा, ये होगा, वो होगा, और ज़्यादा उनको डरा दिया, और इसमें इतना खर्चा आएगा, ये आएगा। बात पैसों की नहीं थी, बात ऑपरेशन की थी। हाँ। तो घर आई, मेरे से डिस्कस किया, तो मैंने बताया कि आपको कोई ज़रूरत नहीं है, आप इसका जो है मूवमेंट करो और आइस पैक लगाना स्टार्ट करो, और थोड़ा मसल रिलैक्स का जो टेबलेट आता है कैल्शियम का, आप ये लेना स्टार्ट करो। तो वो किया उन्होंने स्टार्ट, और उसके बाद अब फिजियोथेरेपी उनकी चल रही है। अब फिजियोथेरेपी में क्या होता है, फिजियोथेरेपी में आपका पार्ट का, बॉडी का पार्ट का मूवमेंट करवाते हैं। हम एक्सरसाइज में करते हैं, स्ट्रेचिंग करते हैं, वो सेम पार्ट आपका फिजियोथेरेपी है। तो उनको मैंने कहा कि अब जो आप फिजियोथेरेपी में करके आ रहे हो, आप जिम में भी कर सकते हो, आप स्ट्रेचिंग भी कर सकते हो, घर पे भी कर सकते हो, योगा भी कर सकते हो, बहुत सारे ऑप्शन है। बिल्कुल। बट उनको वो ये है कि मुझे फिजियोथेरेपी करवानी है, और मुझे उससे मेरी मम्मी भी जाती है टाइम टू टाइम, उससे रिलीफ मिलेगा, और ये मेडिसिन खाने से वो, तो थोड़ा सा उनका ना बॉडी का एफर्ट करना और फिजिकल एक्टिविटी कम हो चुका है, और इसी वजह से दिक्कतें आ रही हैं। अगर किसी का फिजिकल एक्टिविटी है उस एज में भी, मैंने बड़े लोग देखे जो 80 साल के जो है वो पार्क में जाके बढ़िया घूमते रहते हैं, अच्छे घूमते हैं। तो वो इसीलिए घूम रहे क्योंकि उन्होंने रेगुलर उसको कई सालों से निभाया है। तो ये चीज हमारे मदर्स ने कभी की नहीं है। लेकिन क्या अभी भी शुरू करें तो हो सकता है दोबारा ठीक? बिल्कुल हो सकता है। आप 70 साल सारी माताएं बहनें 70 साल की उम्र में, 80 साल की उम्र में भी स्टार्ट करोगे तो बिल्कुल हो सकता है। कोई भी चीज़ आप रेगुलर करना स्टार्ट करोगे तो उसका रिजल्ट जरूर मिलेगा। वाह, थैंक यू सर। एक लास्ट टिप सर दे दीजिए, हमारे यूथ हैं ज़्यादातर देखने वाले, क्यों फिटनेस ज़रूरी है, इसका रेस्पेक्ट से क्या कनेक्शन है,
और कैसे वो फिटनेस जर्नी आज से स्टार्ट कर सकते हैं अपनी। देखिए, मैं सबको एक मैसेज देना चाहूँगा, जो भी जिसने भी कभी फिटनेस नहीं करी या कोई कभी जिम भी नहीं गया, तो अगर सबसे जिम जाना भी ज़रूरी नहीं है, अगर आपके आसपास कोई पार्क है, कोई स्विमिंग पूल है या कोई स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, आप वहाँ पे जाइए। आप डे 1 से स्टार्ट कीजिए और आफ्टर डे 90 एक डे 1 पे अपनी पिक लीजिए और डे 90 पे आप पिक लीजिए। दोनों में डिफरेंस देखिए, आपको फिटनेस का मायना समझ में आएगा, जीवन कैसे बदलेगा। आप किसी भी फील्ड में हो, आप स्टूडेंट हो, आप जॉब करते हो, आप बिजनेस करते हो, कुछ भी करते हो, अगर आप 1 घंटा कहीं भी जा रहे हो, मेहनत कर रहे हो, वो मेहनत आपकी हर फील्ड में हेल्प करेगी, आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में हेल्प करेगी। आप कुछ भी पहनोगे वो अच्छा लगेगा, ठीक है, लोग आपको कॉम्प्लीमेंट्स देंगे, वो सुनकर आपको और अच्छा लगेगा, आप लोगों के लिए मोटिवेशन बनोगे, जैसे कि हम दोनों बने हुए हैं। ठीक है। हाँ, मैं भी तब 100 किलो का था सर, कॉलेज में मैं 100 आई वाज हाँ 100 केजी का है, फिर मैंने 28 किलो कम किया था अपनी आर्म फोर्सेस की नाउ ही इज प्रिपरेशन। वेरी स्मार्ट एंड हैंडसम बॉय। और आप भी ऐसा बन सकते हो, तो आज से ही स्टार्ट कीजिए, अभी से स्टार्ट कीजिए, अपने ऊपर मेहनत कीजिए और यहाँ आके बैठिए। थैंक यू सर, थैंक यू सर आने के लिए और इतने सारे वैल्यूएबल बॉम्ब्स गिराने के लिए फिटनेस से रिलेटेड। और मुझे अच्छा लगता है जब हमारे गेस्ट आते हैं और काफ़ी सारे वैल्यूएबल इंसाइट्स आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए जहां जिनको लगता है कि आपको की मदद करना चाहते हैं, क्योंकि हमारे पास जो गेस्ट आते हैं वो अलग अलग फील्ड से आते हैं, अलग अलग नॉलेज लेकर आते हैं और आपके साथ शेयर करते हैं। बने रहिए, जुड़े रहिए, अगली वीडियो जल्द ही आएगी। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच आने के लिए। थैंक यू सो मच।